हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस एकेडमिक सेशन में हम जो अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं सीयूटी का, उसमें जनरल टेस्ट में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसके लिए क्या टिप्स एंड क्या ट्रिक्स होने चाहिए जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर पाएं और अच्छा कर पाएं। इसके बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर सिलेबस क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो मैंने आपके सामने आपके सारे सिलेबस लिख दिए हैं, साथ ही साथ अभी तक जो 3 वर्षों में अलग अलग वर्षों में जो सवाल पूछे गए 2022, 2023 और 2024 में, वो भी इन चैप्टर से कितने कितने पूछे गए वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आपके सिलेबस में परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एजेस है, एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ये मोटा मोटा वो सिलेबस है जो आपको पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा हम नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ की बात भी कर सकते हैं, वहां पर डिविजिबिलिटी के ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बट अभी पिछले 3 सालों में इन सभी चैप्टर में से, इन सभी टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस देखने को मिले वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई को एक ही साथ लिया क्योंकि यहाँ पर बेसिकली परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो, और वो भी विदाउट फॉर्मूला। जी हाँ, विदाउट फॉर्मूला। तो अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है और 20% इंक्रीज का मतलब होता है कि कोई चीज 5 से 6 हो रही है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे हम इसके साथ खेलते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के बाद कैसे हम खेलते हैं, अगर आपको ये बात पता है तो आप इन तीनों चैप्टर में बहुत अच्छा करोगे, वो भी विदाउट फॉर्मूला। अगर हम बात करें 2022 में, तो यहां से आपको 3 सवाल देखने को मिले थे, 2023 में यहां से आपको 2 सवाल और 2024 में आपको 3 सवाल देखने को मिले। यानी कि यहां से आपको 2 से 3 सवाल हर साल देखने को मिलेंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज हो सकता है आने वाले कुछ सालों में और बढ़ जाए, बट कम से कम 2 से 3 सवाल यहां से पूछे हमेशा जाएंगे। और 2 से 3 सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। तो आपको यहां पर परसेंटेज के बेसिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और उसको कनेक्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस एंड पार्टनरशिप की, तो यहां पर अगर 2022 की बात करें तो 4 सवाल, 2023 में बात करें तो 4 सवाल, और 2024 में यहां पर सिर्फ 2 सवाल देखने को मिले। अब ये जो 4 सवाल पिछले 2 सालों में आए थे, 2022 और 2023 में, वो काफी बड़ा अमाउंट है। और वो क्यों आए, कैसे आए? क्योंकि रेशियो जो है वो अपने आप में एक टूल है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल आप एजेस में भी करते हो, आप बहुत सारे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में भी करते हो। इसका एप्लीकेशन हालांकि टाइम एंड वर्क में भी है, पाइपिंग सिस्टम में भी है, एजेस में भी है, पार्टनरशिप में भी है। इस वजह से रेशियो की कैटेगरी में बहुत सारे सवालों को कंसिडर कर लिया जाता है। तो कई बार ऐसे सवाल आपको दिखाई देंगे जहां पर डेटा रेशियो के फॉर्म में दिया है, या उसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हम उसके सोल्यूशन में रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस वजह से भी वो रेशियो के अंडर आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन एक टॉपिक है, एजेस एक टॉपिक है, पार्टनरशिप एक टॉपिक है, और ये तीनों टॉपिक से आपके पिछले 3 सालों में जो सवाल आए हैं वो इस तरह से आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें एवरेज की, एलिगेशन की और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, अब यहाँ पर जो एलिगेशन है ये भी एक तरह का टूल है जिसका यूज आप अलग अलग चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने में कर सकते हो। एलिगेशन कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। एलिगेशन मेरे हिसाब से, एज ए एजुकेटर, मेरे हिसाब से एक टूल है जिसका इस्तेमाल आप कई अलग अलग चैप्टर्स के सवालों में कर सकते हो। खास तौर पे जहां पर भी कहीं पर दो चीजें मिक्स हो रही हैं और आपको एक नया आउटपुट मिल रहा है, वहां पर एलिगेशन लग सकता है या लगाना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अगर हम बात करें एवरेज की, तो यहां पर एवरेज का भी वेटेज
अच्छा खासा आता है। एवरेज के बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और एवरेज भी एक तरह का, वेटेड एवरेज भी एक तरह का एलिगेशन ही है। तो वेटेड एवरेज या एवरेज के कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप एलिगेशन यूज कर सकते हो। हालांकि एवरेज और एलिगेशन मोटा मोटा एक ही चीज है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है सवालों को फ्रेम करते समय। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसी में टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अपने खुद बेसिक सवाल होते हैं, जैसे कि एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है इस स्पीड से तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और दूसरे दिन अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है तो वो स्कूल 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए किस स्पीड से जाना चाहिए जिससे कि वो टाइम से पहुंचे, या घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो ये कुछ बेसिक सवाल हैं। कुछ एवरेज स्पीड के ऊपर भी सवाल आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। ठीक है, कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जाते समय इस स्पीड से जाता है, आते समय इस स्पीड से आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो इस तरह के एवरेज स्पीड के सवाल, कुछ बेसिक सवाल इसमें बनते हैं। बट इसके अंदर बोट्स एंड स्ट्रीम के सवाल भी आते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स के सवाल भी आते हैं, और इसके अंदर रेसेस के सवाल भी आते हैं। तो यानी कि ये काफी वास्ट है, काफी फैला हुआ चैप्टर है, इसमें आपको मेहनत की जरूरत है। और खास तौर पे इस चैप्टर में आपको रेशियो का कंसेप्ट लगाना चाहिए। रेशियो पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उसका कंसेप्ट यूज करके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों को बिना किसी फॉर्मूले के कर पाए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो सवाल देखने को मिले हैं वो 2 सवाल और 3 सवाल देखने को मिले हैं। 2023 में हमसे कोई भी सवाल इस कैटेगरी से नहीं पूछा गया था। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स इन चिस्टन की, जिसमें टाइम एंड वर्क पे बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। पाइपिंग सिस्टम में काफी सवाल ऐसे हैं जो टाइम एंड वर्क पर बेस्ड हैं, बट कुछ सवाल स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। जैसे कि एक टैंक है, उसमें 10 पाइप्स लगे हुए हैं, उसमें से कुछ जो है वो आउटलेट है, कुछ जो इनलेट है। आउटलेट पाइप की इफिशियंसी बता दी, इनलेट पाइप की इफिशियंसी बता दी, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ उन 10 में से कितने इनलेट पाइप और कितने आउटलेट पाइप है। तो ऐसे काफी ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पाइप्स एंड चिस्टन में मिलेंगे, और उनका टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। टाइम एंड वर्क के जो सवाल हैं जहां पर हम मैन और वुमेन बोलते हैं, यहाँ पर पाइप 1, पाइप 2, पाइप ए, पाइप बी बोल देंगे। सवाल सेम टू सेम ही रहेगा। बट कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ पाइप्स एंड चिस्टन में आपको देखने को मिलेंगे, और वो थोड़े से एक लेवल ऊपर के होते हैं, और उस पर अगर आपने कमांड अच्छी कर ली तो बाकी बच्चों से आप लीड ले लेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और लास्ट में रिवाइज करते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर पे अच्छा कमांड कर लोगे, इस टॉपिक पे अच्छा कमांड कर लोगे, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बात करें 2022 में एक भी सवाल देखने को नहीं मिला, बट 2023 में और 2024 में एक एक सवाल यहां से देखने को मिला, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक सवाल तो इसमें से पूछा जा ही सकता है। बट कई बार ऐसा भी होगा कि आपके सिलेबस में काफी चैप्टर्स हैं, एग्जामिनर के पास में काफी ऑप्शंस हैं कहीं से भी सवाल पूछने के, तो हो सकता है किसी चैप्टर से किसी साल सवाल ना आए। बट आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ये मानते हुए कि कम से कम एक सवाल तो हर चैप्टर से आ ही सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की। तो अगर हम बात करें 2022 में एक सवाल देखने को मिला, 2023 में एक सवाल देखने को मिला, और 2024 में 2 सवाल देखने को मिले। अब लीनियर जो इक्वेशन है उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपसे पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सवाल कैसा बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, कि किसी जू में कुछ रैबिट्स हैं और कुछ पीजियंस हैं, और उनके अगर सरों की गिनती कर रहे हैं तो इतना अमाउंट आ रहा है, अगर उनके पैरों की गिनती कर रहे हैं तो इतना अमाउंट आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने रैबिट हैं और कितने पीजियंस हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, बट इसको आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में जो वी बोर्ड मास है, क्या मैंने कहा, वी बोर्ड मास। ठीक है, वेनिकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनका इस्तेमाल करके आप सिंप्लीफिकेशन में काफी सवालों को सॉल्व करते हैं। हालांकि उसमें परसेंटेज का एप्लीकेशन भी यूज होता है, उसमें कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स भी यूज होती हैं, जैसे कि स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, मल्टीप्लिकेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के सवालों के लिए। तो
अगर आपकी स्क्वायरिंग अच्छी है, क्यूबिंग अच्छी है, आप 2 डिजिट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई जल्दी कर पाते हो, 3 डिजिट के नंबर को आपस में जल्दी मल्टीप्लाई कर पाते हो, तो आप सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी बच्चों से लीड ले पाओगे। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ते समय आपको अपनी कैलकुलेशन टेक्निक पर, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का जो कंसेप्ट है उस पर, और वी बोर्ड मास को कैसे अप्लाई किया जाता है, मल्टीपल टाइम इसको यूज करके देखिए ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि कई बार आप सॉल्व कर पा रहे हैं बट आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपको वी बोर्ड मास को अप्लाई करना था उस ऑर्डर में आपने उसको अप्लाई नहीं किया, इस वजह से आपका आंसर मिसमैच होता है। ठीक है, तो इस पे आपको काम करना है। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की, तो यहाँ पर आपसे 8 सवाल जो हैं 2022 में पूछे गए थे, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। 2023 में 5 सवाल और 2024 में आपसे 3 सवाल पूछे गए थे। ज्योमेट्री अपने आप में बहुत वास्ट है, ये शुरू होता है पॉइंट से, फिर लाइन बनती है, फिर एंगल बनता है, फिर ट्रायंगल बनता है, फिर क्वाड्रिलेटरल बनता है, फिर आगे चलकर हम सर्कल पढ़ते हैं, है ना, पॉलीगन पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं, पिरामिड पढ़ते हैं, फोरस्ट्रम पढ़ते हैं। तो काफी वास्ट टॉपिक है, मगर हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप शुरुआत से पढ़ते चलते हो कि अच्छा पॉइंट से फिर लाइन बना, रे, है ना, या एंगल बना, ठीक है, फिर एंगल में भी एंगल के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, या कोई डायग्राम, कोई फिगर बना के आपको दे दिया, उसमें कुछ एंगल्स पता है, कुछ एंगल्स आपको निकालने हैं जहां पर आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप एंगल्स निकाल सकते हो। तो ये शुरुआत जो होता है बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होता है, बट अगर आप उस बेसिक्स को कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे आगे चलकर, आपको हर एक चीज जो है वो कनेक्टेड नजर आएगी और आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। बट वही है कि इस चैप्टर में जब हम इसका सिलेबस देखते हैं काफ़ी वास्ट है, तो हमें लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत टाइम टेकिंग है, इतना कैसे पढ़ेंगे, और ऊपर से मैथ्स को लेकर एक फोबिया भी आपके अंदर बैठा होता है। तो इसको, डर को थोड़ी देर के लिए बाजू में बैठो, बाजू में बोलो बैठने के लिए, और इस पे फोकस करो और समझने की कोशिश करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्कोरिंग आपका ये टॉपिक होता है। ठीक है, बात साथ ही साथ अगर मैंसुरेशन आप, ज्योमेट्री अगर आपका अच्छा है, तो मैंसुरेशन पे आप बहुत आराम से अच्छे से कमांड कर पाओगे, क्योंकि मैंसुरेशन में अलग से आपको कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। कुछ शेडेड रीजन वाले सवाल मैंसुरेशन में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, और कुछ 3D के सवाल पूछे जाते हैं। मैंसुरेशन में दो चीजें आती हैं, एक 2 डायमेंशनल फिगर पर बेस्ड सवाल बनता है और एक 3 डायमेंशनल फिगर पर बेस्ड सवाल बनता है। 2 डायमेंशनल में आपके जो ट्राइंगल हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, इनके बारे में सवाल बनता है। और अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करें, तो फिर वहां पर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर सवाल देखने को मिलता है। बट अगर आपका ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत अच्छा है, उस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, तो सेम फॉर्मूले, सेम कंसेप्ट आपको यूज करना होता है मैंसुरेशन में, और कुछ भी नया इसमें देखने को नहीं मिलता, सिवाय सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए जो आपसे पूछा जाता है कि 3 सर्कल्स हैं, उनके बीच का शेडेड रीजन क्या होगा, या उनका पेरीमीटर क्या होगा, या अगर कोई स्क्वायर है, अगर कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे अगर मैं एक सर्कल बना देता हूं ऐसा, तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है उसका रीजन, जो शेडेड रीजन उसका एरिया क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन पे अगर आप कमांड कर लोगे तो फिर ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, टॉपिक है, और स्कोरिंग टॉपिक है। अभी अगर मैं आपसे, आपको ये बताना चाहूं कि यार एक्चुअली में रियल एग्जामिनेशन में सवाल कैसे आते हैं, कई बार ऐसा होगा कि टीचर आपको बता के चला जाएगा कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो, या मैं कितनी बार भी बोल दूंगा, या कोई भी आके आपको बोल देगा कि पेपर बहुत इजी आता है। अरे सीयूटी के पेपर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो कोई लेवल ही नहीं है। आप बोलोगे अरे ऐसा कैसा सर, हमसे नहीं बन रहा। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में सवाल कैसे आते हैं। आप देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो आपके पिछले साल पेपर में, जो रिसेंटली पेपर हुआ है, उसमें सिंप्लीफिकेशन का सवाल ये आया। आप बताइए, क्या हम ये भी नहीं कर सकते? क्या हम ये भी नहीं कर सकते? है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें मालूम है कि वी बोर्ड मास कैसे अप्लाई होता है, हम आराम से कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, है ना, 1/2, 8/11, 7/8, 7/9, 5/6। इन फ्रैक्शन के बीच में जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है और जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, उसके बीच का डिफरेंस निकालो। कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्शन को अरेंज करने के लिए बोल देता है कि इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग, या सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा वो बता दो, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा वो बता दो, है ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो स्मॉलेस्ट, या तो ग्रेटेस्ट, या तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछ ही नहीं सकता। और आप बताइए ये हम नहीं कर सकते क्या? ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हैं। बट यही है कि हमने एक डर बना के रख लिया है, और एक डर ये भी है कि बहुत सारे बच्चे देते हैं, पेपर इजी आता है तो कट ऑफ भी हाई जाता है। हमने ये सब की वजह से ना अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि सारे डर को बाहर निकालो और सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि करना है, मतलब करना है। ठीक है, कैसे होगा, है ना, कब होगा,
अच्छा होगा बुरा होगा, इससे आपको इससे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे करना है, मेरे हाथ में क्या है, मुझे इसको करना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अच्छे नंबरों से होगा नहीं होगा, कोर्स मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगी, वो बात की बात है। बट अपनी तरफ से अपना एज ए इनपुट जो आपको देना है वो तो दो। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास में एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड स्टैंडर्ड सा सवाल है। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी भी किताब से पढ़ लो, कोई भी यूट्यूब सेशन देख लो, आपको हर एक यूट्यूब सेशन में एलसीएम एचसीएफ के ऊपर ये सवाल हर कोई टीचर आपको कराता हुआ नजर आएगा, हर एक किताब में आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक चीज को फॉलो करना है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक पकड़ लो, किसी भी एक टीचर को पकड़ लो और सिर्फ पढ़ो और कुछ मत करो, आपसे बन जाएगा। अब ये आपसे एजेस का सवाल पूछा गया, क्या बोला गया, प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स एट प्रेजेंट। यानी कि हरीश के दो बेटे हैं, दोनों बेटों की प्रेजेंट एज के टोटल का 8 गुना हरीश की एज है। अरे इसमें इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप सवाल अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स टू पास। पास होने के लिए 300 नंबर चाहिए। ए स्टूडेंट गेट्स 2 to 5 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 10%। एक बच्चे को पास होने के लिए 300 नंबर चाहिए, उसे मिले कितने, 225 नंबर, बट उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो फेल है कितने परसेंट से, 10% मार्क्स से। व्हाट आर दी मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। आपसे बोल रहा है उस एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स क्या है। आप सोचो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो अगर आप ये पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि एक्चुअली में पेपर में आता क्या है, वो तो देखो। लोग तो आके कुछ भी बोलते रहेंगे आपको कि पेपर बहुत टफ है, पेपर बहुत इजी है, बट एक्चुअली में आप खुद जज करो अपने हिसाब से कि मैं जहां आज खड़ा हूं उस हिसाब से पेपर इजी है या टफ है, और अगर मैं प्रिपेयर करता हूं तो किस लेवल पर अपने आप को देखता हूं। बस इतना करना है आपको। नेक्स्ट सवाल भी है, परसेंटेज पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा जिनका इस्तेमाल करना है आपको, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहली बात यह कि आपको हर एक टीचर बोलता है कि अप टू 10th क्लास तक का जो सिलेबस है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो सारे सवाल उन चैप्टर से बिलोंग करते हैं जो आपने 10वीं क्लास तक पढ़े। इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपने 10वीं के बाद पढ़ा है। 10वीं तक आपने वो सारे चैप्टर आराम से पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए, और उन्हीं पर बेस आपसे सवाल बनते हैं। बट दिक्कत क्या है कि स्कूल में जब हम वो सवाल करते थे या उस सवाल को पढ़ते थे, उस चैप्टर को पढ़ते थे, तो हमारा अप्रोच अलग होता था, क्योंकि उसका जो आंसर प्रेजेंट करने का तरीका है वो ट्रेडिशनल तरीका है, लंबा तरीका है, हमें स्टेप मार्किंग मिलती थी। तो इस वजह से हमें लगता है कि हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे विद इन गिवन टाइम पीरियड। बट हमें क्या करना है, हमें इस बात पे फोकस करना है कि टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा हुआ है, एवरेज हमने पढ़ा हुआ है, परसेंटेज हमने पढ़ा हुआ है। अब हमें इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है बेसिक तरीके से, और साथ ही साथ हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि कैसे हम इन सवालों को जल्दी कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, किसी भी चैनल को आप फॉलो करके ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। हमारा चैनल हो किसी और का चैनल हो, बट पढ़िए, मेन चीज है पढ़ना। कोई भी बुक ले सकते हैं आप, हर एक बुक में आपको इसके सवाल मिल जाएंगे। और सबसे पहला जो काम है वो है अप्रोच बिल्ड करना। आपसे सवाल होना ये एक अलग चीज है, सवाल जल्दी होना ये एक अलग चीज है। सवाल हर एक बच्चे से हो ही जाएंगे, देर सवेर हर एक बच्चा उसको अटेम्प्ट कर ही लेगा। बट जो बच्चा जल्दी करेगा, जिसके अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, जिसके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे, सिलेक्शन उसी का होगा। है ना, यहाँ पर हम 4 5 या 50 बच्चों के बीच में कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाखों बच्चों के बीच में कंपटीशन की बात कर रहे हैं। और वहां पर हर एक बच्चा अलग अलग शहर में बैठा हुआ है, अलग लेवल पे तैयारी कर रहा है, और उसने डिसाइड कर लिया कि उसको डीयू में जाना है और ये सीट तो मेरी ही है। तो आपको इस डेडिकेशन के साथ पढ़ना है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने ज्यादा रखने हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। उसके लिए आपका अप्रोच बहुत मायने रखता है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से काम करेंगे तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी अप्रोच पर काम करना है। सिलेबस आपको पता है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे उसमें आपका सिलेबस मेंशन रहता है। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी बता दिया है। तो सिलेबस जो है वो अप टू 10th क्लास तक ही आता है, चैप्टर के नाम मैंने आपको बता दिए। अप्रोच पर काम करना है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहना है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको आराम से डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारी साइट से कर सकते हो, ऑनलाइन गूगल पे जाके भी कर सकते हो, समर्थ.इन पे भी जाके कर सकते हो। बट एक और चीज है कि आपके पास में आजकल जो भी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है मार्केट्स में, उसमें भी बहुत सारे
ऐसी किताबें हैं जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं, यानी कि अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज में कितने सवाल पिछले साल 2022, 23, 24 में पूछे जा चुके हैं वो भी वहां पर मेंशन रहता है। तो आप चैप्टर वाइज भी पीवाईक्यूज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार आप पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर बैठ कर सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे हम मॉक को सॉल्व करते हैं वैसा आप उसको सॉल्व कर लो। विद इन टाइम पीरियड आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर ब्लॉक हो रहे हो, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, है ना, कैसा फील कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। साथ ही साथ टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर इस साल जैसे हमारा जो पेपर है वो तो ऑफलाइन मोड में हुआ, या कुछ का ऑफलाइन हुआ था, कुछ का ऑनलाइन हुआ था, किसी किसी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें। आगे हो सकता है कुछ भी हो सकता है आगे, कि पूरा ऑफलाइन हो जाए या पूरा ऑनलाइन हो जाए। मैं आपसे बात करूंगा सर कैसा भी एग्जाम हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मेरा काम है अपने आप को चेक करना। अब चेक करने के लिए मैं कोई ऑफलाइन सेंटर तो बुक नहीं कर सकता ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऐप के थ्रू, किसी भी कोचिंग की ऐप के थ्रू अपना ऑनलाइन टेस्ट देके अपने आप को चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज है मैं अपने आप को चेक करूँ। तो चेक करने के लिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूरी है। वो आपको मिलेगी कहाँ पर, ऑनलाइन क्लासेस में, उनके ऐप के थ्रू, उनके सिस्टम के थ्रू, उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलता है कि एक्चुअली में आपने जितना कुछ पढ़ा है वो विद इन टाइम पीरियड आप कितना बाहर निकाल पा रहे हैं, और आप कितना सही समझ रहे हैं। एक्चुअली में हम कई बार बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हमने सही समझा है, बट जब हम सवाल करते हैं ये सोचकर कि हमें जो आता है वो सही है, बाद में पता चलता है वो सवाल का आंसर गलत हो गया। तो दो तरह के मिस्टेक आपसे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, तो उसको आप सही कर सकते हो, आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर मैंने गलती करी। बट अगर आप कंसेप्चुअली गलत हो तो वो आपको कब पता चलेगा, जब आप अपनी टेस्टिंग करोगे। तो वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता चलेगा, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट अवेलेबल हैं उसमें आप जब टेस्ट को सबमिट करते हो तो आपका पूरा जो रिजल्ट है वो शोकेस हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपने किस सवाल में कितना समय दिया, कितना देना चाहिए था, कहाँ पर गलत हो, कहाँ पर सही हो, क्या स्कोप है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है, वो सब कुछ आप वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसलिए ऑनलाइन टेस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन टेक्निक्स को मजबूत करो, है ना, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन पर बहुत फोकस करो। बहुत सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे जिसमें कैलकुलेशन आपको जरूरत है। बहुत सारे सवाल में तो चैप्टर वाइज जो बेसिक है उसका वो काम आएगा, बट एक्चुअली में जहां भी आपको कैलकुलेशन की नीड है वहां पर अगर आप थोड़ा सा स्लो हो गए तो आप समझिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे लीड ले लेगा। अगर आप मैराथन दौड़ रहे हैं और कहीं पर आपने अपनी स्पीड को हल्का कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरे के पास में चांसेस हैं कि वो आपको पार करके आगे निकल जाए। तो आपको बस इस पे ध्यान देना है कि अपनी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग करना है। कभी भी शाम को चाय पीने बैठ रहे हैं, कभी भी आपके पास 10-15 मिनट का टाइम है, छोटी सी डायरी रखिए, पेन रखिए, आप उसमें 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्यूबिंग करना है, स्क्वायर करना है, स्टार्ट कर दो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन लिखना शुरू कर दो। ठीक है, आप अपने टाइम को यूज करो, यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत होने दो। आपको लग रहा है कि अच्छा इसको, मतलब ये तो सर मैं कभी भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकते हो बट करते नहीं हो ना। मेन चीज है करते नहीं हो ना। आप ये सोचो कि जब भी आप फ्री बैठे हो ना, आपके पास कोई काम नहीं है, आप 15 मिनट का टाइम निकालो, आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायरिंग कर दो, है ना, 1 से लेकर 30 तक क्यूबिंग कर दो। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर को कोई भी रैंडम नंबर लो, अपने मन में सोचो और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखना शुरू कर दो। तो आपको जब आप ये अपनी आदत में डालोगे कि जब भी मेरे को कभी भी दिन भर में टाइम मिलता है ना, हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद, हफ्ते में एक दिन, आप इसको अपने आदत में डालो। तो जब आपकी आदत में डल जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, कि जितना ज्यादा आप इसको करोगे, जितना ज्यादा आप इसको देखोगे, आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। आपको कई नंबर्स के स्क्वायर याद हो चुके होंगे, क्यूब्स याद हो चुके होंगे, आपको दिख रहा होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वो क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली है। ठीक है, साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट, कि आप पहले तो सबसे पहले हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। कई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, हमारी भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जहां पर हम टॉपिक टेस्ट भी आपको देते हैं। तो पहले तो आप क्या करें, टॉपिक वाइज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज पढ़ा तो पहले परसेंटेज पे कमांड कर लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस पे कमांड कर लो। तो उसके मल्टीपल टेस्ट आप दे सकते हो। उसके बाद फिर आपने पूरा क्यूटी का, यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक या क्वांटिटेटिव एबिलिटी का टेस्ट आपने दिया। ठीक है, अब एक्चुअली में आपको करना क्या है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, आपने नोट्स बनाए होंगे,
तो किसी भी चैप्टर का टेस्ट देने के पहले सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर अपने आप से पूछो कि इसमें सब कुछ क्लियर है मुझे, हाँ क्लियर है। अगर ये आवाज आती है क्लियर है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, हाँ क्लियर हो गए, तब आप अपने आप को टेस्ट करो। जब आप टेस्ट करोगे और फिर जब आपके नंबर अच्छे या खराब आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से जा रही कि नहीं जा रही। अगर आप आधी प्रिपरेशन करके जाओगे, तो आप अपने आप को एक्सक्यूज दे सकते हो कि हाँ यार इस बार मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो ठीक है मेरे नंबर ठीक ही आए हैं, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था उस हिसाब से ठीक ही आए हैं। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से टेस्ट दो, ईमानदारी से टेस्ट दो। और अगर टेस्ट अच्छा जाता है तो वो भी अच्छी चीज है, उसको लिखते जाओ डायरी में, एक डायरी मेंटेन करो। और अगर खराब आ रहे हैं तो कितने नंबर आए आपके वो लिखो, साथ ही साथ क्यों आए उसको, उसका एनालिसिस करो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये टाइम एंड वर्क का सवाल मैंने तो सही सोच के किया था, तो इसका मतलब ये गलत कैसे हुआ, गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ, कंसेप्चुअली गलत है या कैलकुलेशन वाइज गलत है। कैलकुलेशन वाइज गलत है तो उसको मैं सही कर लूंगा, बट कंसेप्चुअली गलत है तो उस कंसेप्ट को रिविजिट करो जाकर फिर से, और फिर से उसको पढ़ो, फिर से उसको रिवाइज करो और फिर से टेस्ट दो। ठीक है, फिर से उस टॉपिक पर फिर से टेस्ट दो, ताकि आप फिर से वो गलती ना करो। ठीक है, बात समझ में आई? तो अपने आप को पढ़ाई करना है पहले अच्छे से, सारे डाउट्स क्लियर करना है, फिर टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद फिर से रिवीजन करना है उन टॉपिक्स का जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं अभी भी। और ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है, और इसी तरीके से आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर पाओगे। ठीक है, आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि कोई आपको आके बताएगा कि तुम सही कर रहे हो गलत करो। आप खुद चेक करो और खुद उस पर काम करो शांति से चुपचाप। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया, समझाया गया, सिखाया गया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन में मजा आया, आपने कुछ नया सीखा और आपको लगता है इसी तरह के और सेशन आपको हम प्रोवाइड करें, तो मैं हूं पंकज सर। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर आपको, आपसे और किस तरह के सेशंस हम चाहते हैं। साथ ही साथ इस सेशन को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।